everyone, welcome again my new video in which we discuss about laryngitis. तो laryngitis भी ENT चैप्टर का एक पार्ट है जो कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का है, जो कि फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में लोग पढ़ते हैं, मोस्टली फोर्थ सेमेस्टर में होता है। तो laryngitis जो MSN का टॉपिक है, आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पे चलते हैं, laryngitis होता क्या है बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स स्टार्ट। laryngitis definition, it is inflammation of mucous membrane of larynx। तो जो लैरिंग्स का म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना ही लैरिंजाइटिस कहलाता है। तो कुछ यहाँ पे फिगर हमने जो ऐड कर रखा है उसके माध्यम से देखेंगे प्लीज। ये देखिए, यहाँ जो है हमारा लैरिंजाइटिस का वोकल कॉर्ड्स नॉर्मल शेप में है। यहाँ क्या हो जा रही है, इन्फ्लामेशन हो जा रही है, मोस्टली इस एरिया देखिए आप, और ये देखिए यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जा रहा है। तो जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाती है इस मेम्ब्रेन में, तो इसी टर्म को हम क्या कहते हैं, लैरिंजाइटिस कहते हैं। ठीक है, लैरिंजाइटिस मोस्टली टू टाइप्स होती हैं, एक्यूट एंड क्रॉनिक। ठीक है, कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं देखेंगे, एडनोवायरस, रेनोवायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, स्टेप्टोकोकस, निमोनिया हो सकता है, एनवायरमेंटल चेंजेस हो सकते हैं, स्मोक, बहुत ज़्यादा लोग जो स्मोक करते हैं, डस्ट, जो बहुत सारे पॉल्यूटेड एरिया में रहते हैं, जो जैसे बाहर टेम्परेचर में खुले इन्वायरमेंट में काम करते हैं लोग, जैसे लेबर वगैरह होते हैं ना, तो काफ़ी डस्ट के कंटेक्ट में आने की वजह से हो जाता है। केमिकल और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट हो जाए, कोई चीज़ ऐसा जो हम यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी केमिकलाइज हो, में भी कह सकते हैं अल्कोहल, कोई ड्रिंक कह सकते हैं जो कि काफ़ी केमिकल वाला हो उसके यूज़ से, और इन्वायरमेंट जहाँ पॉल्यूटेड हो, बहुत जगह जहाँ मैन्युफैक्चर्ड एरिया होती है, जो कहाँ कंपनियाँ होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी पॉल्यूटेड एरिया होते हैं, और माल न्यूट्रिशन यानी लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से क्रोनिक साइनोसाइटिस हो सकता है और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसका वीडियो फिर मैं बना के आपको दे दूंगा, मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पर, प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, क्रोनिक साइनोसाइटिस की और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की। ये भी एमएसएन के पार्ट हैं, तो इसे भी हम वीडियो अपलोड करेंगे प्लीज़, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आगे दे दूंगा, अगर आप वहाँ से पढ़ना चाहें तो प्लीज़ पढ़ लेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए वीडियो में साइन और सिम्टम की बात करते हैं। तो पहला है हमारा अफोनिया, कंप्लीट लॉस ऑफ वॉइस, जिसमें हमारी पूरी तरह से आवाज़ जो है गायब हो जाती है। अब है हॉर्सनेस, है एक है हॉर्सनेस। हॉर्सनेस में क्या होता है, जो हमारा कह सकते हैं सीधे सीधे टर्म में गला बैठना, यानी आवाज़ जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात भर बहुत जगे हैं, रात भर कहीं फंक्शन को अटेंड किए हैं, तो मौसम की वजह से हो सकता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा वर्क लोड की वजह से काम किए हैं, रात भर बोले हैं, चिल्लाए, इसे कह सकते हैं हिंदी वर्ड में शुद्ध, तो बहुत ज़्यादा बातचीत करने की वजह से रात में जागने की वजह से गला ख़राब हो जाता है। सुबह हम बोलते हैं तो बोलते तो हैं फुल एनर्जी से, पर हमारी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाती, उसे इसको हम कहते हैं स्वर बैठना। फिर सॉर थ्रोट, ये भी वही चीज़ें सेम, गला ख़राब होना किसी भी ठंडा पानी पीने से या कोई चीज़ यूज़ करने से जिससे गला ख़राब हो जाए और उसकी वजह से आवाज़ प्रॉपर ना निकल पाए। मैलाइस, यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आदमी बीमार हो जाए, किसी भी कारणवश कोई भी समस्या हो सकती है वहाँ पे, उसकी वजह से आवाज़ प्रॉपर ना बोल पाना, बहुत कमजोरी महसूस करना उसमें बोलने के लिए। फिर होता है फीवर, बुखार आ जाना, ड्राई कफ, सूखी खांसी आना, वोकल कार्ड स्वेलन जो भी मैंने दिखाया आपको ऊपर। फिर आएगा डिस्फेजिया। डिस्फेजिया क्या होता है, जब कोई चीज़ हम निगल नहीं पाते, जैसे खाना है, हमने एक निवाला निकाला, उसे निगलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें चुभ रहा है, हमारे वोकल कार्ड के पास हमें चुभ रहा है, चुभन सी महसूस हो रही है, तो वहाँ क्या कहेंगे, निगलने में परेशानी होती है, उसके क्या कहेंगे, डिस्फेजिया कहते हैं। फिर डिस्पनिया, इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है, जब हम सांस लेते हैं तो भी हमें वोकल कॉर्ड्स के आसपास दर्द होता है। फिर यहाँ पर ड्राई कफ अगेन आ गया है बाय मिस्टेक, तो सूखी खांसी आती है। अगेन बढ़ते हैं आगे टॉपिक पे, पैथोफिजियोलॉजी। सबसे ज़्यादा मोस्टली स्टूडेंट को यही समस्या होती है कि पैथोफिजियोलॉजी होता क्या है। बस पैथोफिजियोलॉजी कुछ है नहीं, पैथोफिजियोलॉजी बस इतना होता है कि जो हमें प्रॉब्लम हो रही है, जो भी डिजीज़ हमें हो रही है, वो प्रोसेस बाय प्रोसेस हो कैसे रही है, और कौन से पार्ट को कैसे कैसे किस रूट से, किस मेथड से, किस प्रोसेस से होके वो हमें अफेक्ट कर रही है। तो यहाँ आपने लिखा, मतलब सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इन्वेजन ऑफ कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म
इनटू लैरेंजियल म्यूकोजा एंड नॉन इन्फेक्टिव डिजीज। फिर है उसके पास एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हिस्टामिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज, फिर इन्फ्लामेशन लैरेंजियल म्यूकोजा एंड फिर एडिमेटोस वोकल कॉर्ड्स, फिर persistent वॉइस डिसेबिलिटी। मैं सीधे इस प्रोसेस में से बता दूं कि जब भी कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है, ठीक है, तो हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, जो कि हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज कराते हैं, जो कि अगर उसके बाद जो प्रोसेस रिएक्शन होगा, रिएक्शन में से कुछ बैक्टीरिया किल भी होते हैं, जो कि वहीं ऑन द स्पॉट डिपॉजिट होना शुरू करते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद वोकल कॉर्ड्स में स्वेलिंग जब होती है तब हमें प्रॉपर वॉइस हम निकाल नहीं पाते, जिसकी वजह से हम प्रॉपर कह सकते हैं सीधे वर्ड में बोल नहीं पाते हैं। तो प्रोसेस यही है कि टोटल ऑफ द प्रोसेस यहाँ पे यही कहना है कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे बॉडी में एंटर करता है, उसकी वजह से हमारा जो एंटीजन एंटीबॉडी है एक्टिवेट होते हैं और रिएक्शन करते हैं और रिलीज करते हैं हिस्टामिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। उसके बाद इन्फ्लामेशन लैरेंजियल म्यूकोजा हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमोटस ऑफ वोकल कॉर्ड्स यानी वो उसमें जो स्पेस होता है बहुत कम हो जाता है और प्रेजेंस ऑफ वॉइस डिसेबिलिटी, और हम बोल प्रॉपर तरीके से नहीं पाते हैं, ठीक है। बस इतना ही पैथोफिजियोलॉजी में, और यही होता ही है पैथोफिजियोलॉजी में कि जो भी डिजीज़ या जो भी डिसऑर्डर हमें हो रहा है वो प्रॉपर हो कैसे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए इस वीडियो में डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में क्या क्या है और क्या क्या मैनेजमेंट इधर है देखेंगे। डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में कुछ नहीं, बस एक ही पॉइंट दिया गया है, प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन, लैरिंगोस्कोपी करेंगे और सीबीसी करते हैं, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है, ठीक। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट ड्रग है, एंटीबायोटिक थेरेपी इफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रेजेंट। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे। कौन कौन से एंटीबायोटिक देंगे प्लीज़ देखेंगे। एमोक्सिलिन देंगे जो कि पेंसिलिन ग्रुप का होता है, एजिथ्रोमाइसिन देंगे, एरिथ्रोमाइसिन देंगे, फिर कॉर्कोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे जो कि इन्फ्लामेशन के लिए होता है, प्रेडिसोनोल देंगे एंटीपायरेटिक में एनाल्जेसिक देंगे और एसिटोमिनोफेन देंगे, फिर एंटीटसिव मेडिकेशन देंगे, एग्जाम्पल कोडीन, फिर डेक्सट्रोमेथोफोन देंगे। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आ जाता है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एंड एलर्जेंट्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इनटेक, वेट प्लीज, ठीक है। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड स्मोकिंग, प्रोवाइड रेस्ट एंड पेशेंट, मेंटेन टेल ह्यूमिडिंग एनवायरनमेंट एंड स्टीम इनहेलेशन। क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू अवॉइड केमिकल एजेंट, जो भी कुछ केमिकल वो यूज़ करते हों, जैसे मैंने भी बताया कुछ ऐसा ड्रिंक या ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे जो केमिकली हों, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स को यानी हमारे लैरिंग्स को यानी कह सकते हैं सीधे सीधे वॉइस बॉक्स जिसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, वॉइस बॉक्स, ठीक है, उसको अफेक्ट करे। और प्लेंटी ऑफ फ्लूइड टेक, मतलब कोई भी फ्लूइड भी नहीं लेंगे, कोई ठंडा चीज़ नहीं उस समय पिएंगे जिस समय हमें ये लग रहा है कि हमें लैरिंजाइटिस का सिम्टम दिख रहा है हमारे अंदर, उसमें कोई भी ठंडा चीज़ नहीं लेंगे। और क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट अवॉइड स्मोकिंग, बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना है, उसको अवॉइड करना है। और कोशिश करें, वैसे भी जनरली हर जगह लिखा होता है कि स्मोकिंग कॉज इंजीरियस या डेंजरस टू हेल्थ, तो प्लीज़ जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं छोड़ दें। प्रोवाइड रेस्ट टू पेशेंट, मेंटेन वेल ह्यूमिडिफाइंग इन्वायरमेंट, और मैंने वही कहा कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करके चलना है कि कोई भी ह्यूमिडिफाइंग जगह पे हम नहीं रहेंगे जहाँ पे हमें लगता हो कि मॉइस्चर जैसा हो या ठंडा जैसा इन्वायरमेंट, और स्टीम इनहेलेशन लेंगे, ठीक है, स्टीम बाथ लेंगे हम, जिससे प्रॉपर हमारा जो वोकल्स कॉर्ड हो खुल सके। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट अगेन एंड अगेन क्या है नर्सिंग मैनेजमेंट दूसरा वाला यहाँ पे, इम्पेयर्ड वर्बल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू वोकल्स कॉर्ड एबनॉर्मलिटी। तो जो होता है कि हमें कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है वोकल कॉर्ड की वजह से, तो क्या कह रहा है, आफ्टर न्यूट्रिशन पैटर्न रिलेटेड टू वोकल कॉर्ड्स एबनॉर्मलिटी, अल्टर ब्रीथिंग पैटर्न एंड डिजीज एंड कंडीशन, अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू पेन एंड थ्रोट एबनॉर्मलिटी, अल्टर्ड टू बॉडी टेम्परेचर रिलेटेड टू इन्फेक्शन, फ्लूइड वॉल्यूम एंड रिफ्लेक्ट रिलेटेड एडिमा। सॉरी सब कवर हो गया। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़,
एंड प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सॉरी प्रॉब्लम टू योर वोकल कॉर्ड्स के रिगार्डिंग क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको न्यूट्रेंट पैटर्न के साथ साथ स्लीपिंग पैटर्न के साथ साथ और ब्रीथिंग पैटर्न भी चेंज करना होगा। मतलब आप जैसे कोई ठंडा चीज़ खा रहे हो, कोई कोल्ड चीज़ें या कोल्ड ड्रिंक जैसे चीज़ें आप यूज़ कर रहे होंगे तो उन्हें अवॉइड करना पड़ेगा। और आप स्मोकिंग को भी अवॉइड करेंगे। अल्टर्ड ब्रीथिंग पैटर्न, अगर आप सांस लेने वाले हो, जैसे लंबे लंबे सांस लेने वाले हो तो आपको बहुत प्रॉपर नॉर्मली सांस लेना पड़ेगा, मतलब पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न, फिर क्या कह रहा है, स्लीपिंग पैटर्न से आप एक ही साइड सोते हैं तो आपको प्रॉपर कंफर्ट पोजीशन में सोना है। और क्या कह रहा है, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर, हमें बिल्कुल भी ठंडे मौसम में या ह्यूमिडिटी मॉइस्चर वाले मौसम में बिल्कुल भी नहीं रहना है। और ना ही कोई ऐसा फ्लूइड वॉल्यूम इनटेक करेंगे जो कि हमारे डेफिशिएंट यानी रिलेटेड टू एडिमा, और हमें किसी प्रकार का स्वेलिंग कॉज करे या एडिमा कॉज करे और किसी भी प्रकार का वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम क्रिएट करे, ऐसी कोई चीज़ें नहीं यूज़ करेंगे। ऐसे हम अपने पेशेंट को इंस्ट्रक्ट देंगे और ड्यूरिंग मेडिकेशन और आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है।